तिरुवनपुर नाम के एक गांव में नरसिंह नाम का एक बूढ़ा दूध का व्यापारी रहता है। नरसिंह के पास एक गाय है। उसके लिए वो गाय अपने पत्नी और बच्चों से भी बढ़कर है। गाय के खाने से पहले ना खाता, गाय के सोने से पहले सोता भी नहीं है। निम्मी, ये क्या कर रही हो तुम? वो भी मुझसे पूछे बिना। आपको आने में देर हो जाएगी सोचकर गाय को घास डाल रही थी जी। इसमें आपको पूछने जैसे क्या है? क्या तुमने इतने सालों में कभी भी मैंने घास को बिना पानी से साफ किए गाय को खिलाते हुए देखा है? क्या तुमने कभी भी घास को ऐसे नीचे फेंकते हुए देखा है? अगर तुम कुछ कर रही हो तो ये सब पूछना जरूरी है। हम भी तो साफ खाना खाते हैं ना। वहीं पर खड़े रहे तो और 2-3 घंटे का प्रवचन सुना देगा कहकर निम्मी माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है और फिर कभी भी उस गाय को घास डालने का साहस नहीं करती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। एक दिन ऐसे ही घर का सामान लेकर घर लौट रहे नरसिंह के सामने से बहुत तेजी से एक गाड़ी उसी की तरफ आ रही थी। उससे बचने के लिए नरसिंह सड़क के नीचे कूदता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि वहाँ पर एक कुआं है और डूब कर मर जाता है। 5 मिनट में आऊंगा कहकर गए थे, पता नहीं किस मनहूस गाड़ी में ये कहकर गए थे। ऐसे शाम से पहले नरसिंह का अंतिम संस्कार हो जाता है। निम्मी और गाय बहुत दुखी थे, लेकिन निम्मी का बेटा नरेश परेशान था। उसके पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब उसके ऊपर आ गई है कहकर मैं जाकर गाय को घास डालकर आती हूँ। वैसे भी कल से तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है बेटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिताजी रखे थे। ऐसे कहते हुए निम्मी गाय को घास डालने के लिए जाती है, लेकिन वो गाय वहाँ पर नहीं थी। परेशान निम्मी आसपास की हर जगह पर देखती है। कहीं पर भी ना मिलने पर नरेश से कहती है। नरेश उसे गांव के हर कोने में ढूंढता है, लेकिन वो गाय उसे यहाँ मिलती है। ये गाय स्मशान घाट में क्या कर रही है? वो भी पिताजी के कब्र पर क्या कर रही है? कोई देख लेगा तो कल से इसका दूध बिकना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कहते हुए नरेश उस गाय को घर लेकर जाता है और अगले दिन से अपने पिता की जगह पर वो दूध का व्यापार शुरू करता है। नरेश उसे कितनी बार घास डालने पर भी वो गाय नहीं खाती है, लेकिन निम्मी उसे घास डालते ही झट से खा लेती है। वो देखकर नरेश को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तुम्हारे पिताजी इसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए तुम्हारे हर मनमानी को देखकर भी अनदेखा कर देते थे। इसका मतलब अब मुझे भी उसका वैसा ही ख्याल रखना होगा। हाँ बिल्कुल, वो तभी घास खाएगी और तभी दूध आएगा और तुम अच्छे से व्यापार कर पाओगे। नरेश ठीक है कहकर अपनी तरफ से आधी अधूरी कोशिश करता है, वो भी सिर्फ दूध के लिए। बाकी उसे गाय से कोई मतलब नहीं है। ऐसे नरेश को वो गाय हर रोज एक काम करके परेशान करने लगती है। ये आखिर बार है बता रहा हूँ, अगर तुम फिर से इस कब्रिस्तान में या पिताजी के कब्र के पास नजर आई तो ले जाकर कसाई को बेच कर आऊंगा। परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हें हर रोज यहाँ पर लेने के लिए आते आते। ऐसे कहते हुए नरेश उस गाय को खींचकर अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी वो गाय गुस्से में आकर नरेश को उठाकर पटक देती है। वहाँ से गुजरने वाले कुछ गांव वाले
वो देखकर नरेश को उस गाय से बचकर गाय को पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर निम्मी आती है और पहले गाय से सबको दूर करके आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है ये पूछती है। तब एक गांव वाला, ये दुष्ट गाय तुम्हारे बेटे की जान ले लेती अगर हम यहाँ पर वक्त पर ना पहुँच जाते तो। ऐसे गाय का इस गांव में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ये बात सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है और मुझे नहीं लगता है कि गाय ने मेरे बेटे को पटक कर कोई गलत काम किया है। ऐसे कहते हुए निम्मी सबको बताती है कि नरसिंह उस गाय का कितना ख्याल रखता है और अब नरेश उस गाय के साथ कैसे बर्ताव कर रहा है कहकर। वो बात सुनकर गांव वाले भी ये उनके घर का आपसी मामला है कहकर वहाँ से चला जाता है। नरेश को भी मार खाने के बाद और अपनी माँ की बात सुनने के बाद अकल आती है और वो उस गाय का अच्छे से ख्याल रखते हुए खुद ही हर रोज नरसिंह के खबर के पास कुछ देर बैठने के लिए गाय को लेकर आता है। लीला गाय के 2 बच्चे हैं, ढोलू बैल और भोलू बैल। दोनों भाई बहुत शरारती हैं और अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनते हैं। हर वक्त कोई तोड़फोड़ करते रहते हैं या फिर बंदरों वाली हरकतें करके मुसीबत में पड़ते रहते हैं। बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ। मेरे लौट कर आने तक ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह रहना, कोई शरारत मत करना। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, हम दोनों बहुत समझदार हैं, कोई शरारत नहीं करेंगे। ठीक है कहकर लीला गाय काम पर चली जाती है। माँ काम पर जाते ही डोलू और भोलू घर के बाहर निकल जाते हैं खेल कूद करने के लिए। उसी गांव में पलटी नाम की एक बैल रहता है। पलटी बैल खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझता है, इसलिए किसी नौकर को काम पर रखने पर उसे तनख्वाह देनी पड़ेगी सोचकर गांव की गलियों में फिर रहे बच्चों को 1-2 चॉकलेट्स को लालच देकर अपना काम निकलवा लेता है। ये दोनों भाई गलियों में भटक रहे हैं, इसका मतलब लीला भाभी काम पर चली गई है। यही सही मौका है, इन्हीं से अपना काम करवा लेता हूँ। ऐसे कहते हुए पलटी बैल डोलू और भोलू को आवाज लगाकर बुलाने लगता है। उसे देखते ही दोनों भाई समझ जाते हैं कि वो उन्हें कोई काम करने को कहने वाला है, इसलिए आपस में बहस करने लगते हैं उसका काम करना चाहिए या नहीं कहकर। तभी पलटी बैल, मुझे तुम्हारी बातें सुनाई दे रही है। आज का काम आसान है, तुम्हें सिर्फ इस बक्से को ले जाकर पत्रियों के उस पार वाली मेरी दूसरी दुकान में देना होगा। ये बक्सा देने पर तुम्हें वहाँ पर 1-1 चॉकलेट मिलेगा। वापस आने के बाद मैं अलग से एक और चॉकलेट दूंगा। मुफ्त में इतने चॉकलेट्स मिल रहे हैं कहकर दोनों भाई उस बक्से को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में कुछ दूर तक चलने के बाद ढोलू बैल को उस बक्से में ऐसा क्या है कहकर जानने की इच्छा होती है। ये बात वो अपने भाई बोलू से कहता है। तब बोलू भी उस बक्से में क्या है ये देखना चाहता है। खोलकर देखा तो उसमें स्वादिष्ट खाना था। वो 2 चॉकलेट्स किसे चाहिए भाई? मैं तो कहता हूँ यही खाना खा लेते हैं और चुपचाप घर लौट जाते हैं। मेरे पास इससे भी एक अच्छा उपाय है भाई। हम इस खाने को खाकर पत्थर भर देते हैं और वहाँ जाकर चॉकलेट्स लेकर भाग जाते हैं। ठीक है कहकर दोनों भाई वो सारा खाना खाकर उस बक्से में पत्थर भरकर ले जाकर पटरियों के उस पार दुकान में देते हैं। लेकिन कितनी भी होशियार क्यों ना दिखा ले, वो दोनों थे तो बच्चे ही,
इसीलिए उस दुकान वाले से ऐसे कहता है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है अंकल जी, आपका खाना सुरक्षित है। हमने आपका खाना खाकर इसमें पत्थर नहीं रखे हैं। लेकिन मैंने तुम दोनों को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एक मिनट, यही रुको तुम दोनों, मैं अपना बक्सा खोलकर देखता हूँ। ऐसे कहते हुए वो दुकान वाला बक्सा खोलकर देखने पर उसमें पत्थर थे। इसलिए दुकान वाला बक्सा फेंककर डोलू और भोलू बैल के पीछे भागता है। वो दोनों भाई भी वहाँ से बचने के लिए खूब तेज भागते हैं। बचकर कहाँ जाओगे कमीनों, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं आज। ऐसे काफी देर एक दूसरे के पीछे भागने के बाद दोनों भाई पटरियों के पास पहुँचते हैं। वहाँ से एक ट्रेन भी गुजर रही थी, लेकिन ढोलू और भोलू इतने डरे हुए थे कि आती हुई ट्रेन को भी देखे बिना भागने लगते हैं। उन दोनों को दुकान वाले की एक भी आवाज सुनाई नहीं देती है और जाकर उस ट्रेन के एक कोने से टकराकर घायल हो जाते हैं। दुकान वाला दोनों को उठाकर अस्पताल लेकर जाता है और ये बात पलटी बेल को बताता है। घबराया हुआ पलटी बेल डरता हुआ अस्पताल आता है। तुम्हें क्या जरूरत थी उन बच्चों के पीछे ऐसे भागने की? हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? मुझे नहीं पता ये सब। जो भी करना है तुम ही कर लो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरी दुकान अभी भी खुली है। लीला गाय आने के बाद पलटी बेल उसे बड़ी मुश्किल से सारी बात समझाकर उससे माफी मांगकर अब से उनका सारा खर्चा वो संभाल लेगा। कहता है, तुम जैसे पैसे वाले और कर भी क्या सकते हो? मेरे इतने अच्छे खासे बच्चों का क्या हाल कर दिया है तुमने। ऐसे कहते हुए लीला गाय रोने लगती है और पलटी बेल भी वादा करके दोनों भाई ठीक होने तक उन्हीं के साथ रहता है।